नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने पिछली क्लास में बहुत सारे संसाधनों के बारे में पढ़ा है। संसाधन अपने जीवन के का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। मानव जीवन के लिए भी जो भी उपयोगी चीजें हैं उनको संसाधन कहा जाता है। आपके आसपास आप जो भी चीजें नोटिस करेंगे उनको अपन संसाधन की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में वैल्यू एडिशन करते हैं और अपने लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मानव स्वयं में भी एक संसाधन है? मानव संसाधन किसी भी देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार मानव भी एक संसाधन है। आप समझो कि डेंगू बीमारी के बारे में आपने बहुत सुना होगा ना। तो डेंगू बीमारी के कारण लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन कोई शिक्षित डॉक्टर या फिर रिसर्चनिस्ट, मतलब कि कोई अच्छा रिसर्च करने वाला हो, वो डेंगू की दवाई ढूंढ लेता है। तो डेंगू की दवाई से क्या होगा? मानव जीवन बचेगा। तो मतलब मानव के लिए कुछ उपयोगी किया है। वो उन उस व्यक्ति की जो शिक्षा का स्तर था, उसके अंदर जो स्किल्स थी, उसका इस्तेमाल करके उसने कुछ ऐसा बनाया जो अपने आप में तो संसाधन है ही, लेकिन जो बनाता है वो भी अपने आप में एक संसाधन हुआ, क्योंकि उसके बिना वो संभव नहीं था। इसीलिए मानव भी एक संसाधन है। अब मानव संसाधन को कैसे डिफाइन करनी? किसी देश या क्षेत्र के लोगों की क्षमता। क्षमता किस लिए? कि अगर उस व्यक्ति के पास क्षमता नहीं होती, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके पास कोई स्किल नहीं होती, तो वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इसीलिए अगर किसी देश का मानव अगर शिक्षित है, स्किल्ड है और हेल्दी है, तो वो अपने आप में एक संसाधन है। भारत के संदर्भ में ये बोला जाता है कि भारत है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में। ये क्वेश्चन डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में यूपीएससी में भी पूछा गया है। आपको ध्यान से समझना। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जनसंख्या की लाभांश की स्थिति में। मतलब कि इसका मतलब होता है कि भारत में आश्रित जनसंख्या, मतलब कि निर्भर जनसंख्या की तुलना में जो यंग जनरेशन है ना, वो ज्यादा है। निर्भर जनसंख्या कौन सी होती है? बच्चे और वृद्ध को निर्भर जनसंख्या माना जाता है। अब उनकी तुलना में यदि यंग जनरेशन ज्यादा है, तो ये मानव संसाधन बहुत उपयोगी साबित हो सकता है इंडिया के लिए। इसीलिए भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में बोला जाता है, क्योंकि भारत में यंग पॉपुलेशन आश्रित की तुलना में ज्यादा है। तो मानव संसाधन का मतलब समझ में आया। अब आगे बढ़े। मानव संसाधन के बारे में अपन ने जाना कि मानव भी एक संसाधन है और अपने आप में उपयोगी है। अब ये देखते हैं कि अपना इस चैप्टर में मेन मोटिव अपन है ना, जनसंख्या के बारे में जानेंगे। क्या? जनसंख्या मतलब कि मानवों की संख्या कितनी है और उस वो मानव किस प्रकार वितरित है, कौन से क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, वे किस पर निर्भर करता है, और अलग अलग क्षेत्रों में ये डिविडेशन किस प्रकार का है। अब अपन बात करें कि विश्व, ये अपनी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर देखेंगे तो जो मानव संसाधन है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो समान नहीं है। किस क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या रहती है तो कुछ क्षेत्रों में कम रहती है। ऐसा बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। एक स्टडी बताती है कि पृथ्वी के जो 90% लोग हैं ना, वो सिर्फ 10% जगह पर रहते। आप एज्यूम करो कि 90% जगह पर सिर्फ 10% लोग रह रहे हैं और 90% लोग सिर्फ 10% जमीन पर रह रहे हैं। मतलब कि कुछ क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक सघन है, मतलब कि वहां पर जनसंख्या की जो डेंसिटी है ना, वो बहुत अधिक है दूसरों की तुलना में। ये क्षेत्र कौन से हैं? जो बहुत अधिक विकसित है, उस क्षेत्र में जमीन उपजाऊ है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर अमेरिका के बारे में आपने सुना होगा। अमेरिका विश्व का सबसे विकसित देश माना जाता है, तो उसकी जनसंख्या देखोगे तो बहुत अधिक है। भारत देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया होगा ना, वहां पर भी जनसंख्या का सघनतम एरिया है माना जाता है।
और दूसरा कुछ अफ्रीका के देश, दक्षिण अमेरिका, यूरोप यूरोप भी बहुत अधिक डेंस जो महाद्वीप माना जाता है। जैसे उत्तर अमेरिका, यूरोप एंड दक्षिण पूर्वी एशिया है ना, वो अधिक डेंस माने जाते हैं। वही दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की कंट्रीज कम डेंस है तुलनात्मक रूप से। अब कौन से जो फैक्टर है वो जनसंख्या की डेंसिटी को प्रभावित करते हैं, अपन इसके बारे में जानेंगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अपन है ना भौगोलिक कारणों के बारे में जानते। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक क्यों रहती है, उसका कारण है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो लोगों को प्रभावित करता है। जिस क्षेत्र में, जैसे कि आप ही किसी क्षेत्र में रहते हो, वहाँ का इन्वायरमेंट आपको प्रभावित करेगा ही। अब जो क्लाइमेट अच्छा होगा, मतलब कि सुकून वाला होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा, वहाँ पर लोग रहना चाहेंगे। और जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बहुत अधिक है, जैसे कि आपने अंटार्कटिका के बारे में सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि वहां पर इंसान नहीं रहते, मतलब कि कोई स्थायी बस्ती नहीं है, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो ऐसा है कि वहां पर लोग नहीं रह सकते। दूसरा आर्कटिक में भी बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहां का क्लाइमेट भी इतना नहीं है। भारत की जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र मतलब जो हिमालयन स्टेट है, वहां पर जनसंख्या की डेंसिटी तुलनात्मक रूप से मिडिल वाले जैसे उत्तरी मैदान है उसकी तुलना में कम देखी जाती है, क्योंकि क्लाइमेट लोगों को प्रभावित करता है। दूसरा, उस क्षेत्र में जो स्थलाकृति है वो कैसी है, स्थलाकृति कैसे प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन थोड़ा मुश्किल होता है। आप सोचो, आप इधर चल रहे हो और इधर ही पर्वत आ गया, पर्वत पे चढ़ना पड़ रहा है, और आपको जीविका के लिए आपको ऐसी जगह पर रहना पड़ रहा है जहाँ पर परिवहन की सुविधा भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पर्वतों पर परिवहन सुविधा बनाना मुश्किल है। तो लोग यहाँ पर कम रहने की कोशिश करेंगे। वहीं पर मैदानी इलाका, क्योंकि यहाँ पर सड़कों का जाल अच्छा बिछा हुआ होगा, जीवन सुविधा में होगा, इतना कठिन नहीं होगा। तो जहां पर जो मैदानी इलाका होगा वहां पर जनसंख्या की डेंसिटी अधिक होगी। तीसरा देखें तो मृदा मतलब मिट्टी भी लोगों को आकर्षित करती है। जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहां पर खेती के लिए लोग आकर्षित होते हैं। जैसे कि भारत विश्व के जो सबसे सघनतम बसे हुए क्षेत्र है वो बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी को धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत का उत्तरी मैदान मृदा की दृष्टि से वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, वो उपजाऊ मृदा मानी जाती है। तो वहां पर जनसंख्या की डेंसिटी बहुत अधिक है। और ऐसे ही आप विश्व के जिन क्षेत्रों में जाओगे जहां पर मृदा की क्वालिटी अच्छी है, वहां पर लोग अधिक देखे जाएंगे और लोगों की डेंसिटी अधिक होगी। मृदा के बारे में पढ़ लिया, स्थलाकृति के बारे में और जलवायु के बारे में। ये सब भौगोलिक फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं। एक जल भी है। जल अपनी दैनिक जरूरतों के लिए बहुत आवश्यक है, फिर वो आर्थिक गतिविधियां हो या फिर दैनिक गतिविधियां हो, जल हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट है। शायद अपन 1 या 2 दिन के अलावा जल के बिना जीवित भी नहीं रह सकते। तो जहां पर जल की उपलब्धता अच्छी होगी वहां पर लोग रहना चाहेंगे, क्योंकि कृषि की गतिविधि है, औद्योगिक गतिविधि है, वो सब के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल जहां उपलब्ध होगा वहां पर लोग रहने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद अपन जाए तो आर्थिक कारण किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं वो देखते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि बिहार राज्य के लोग रोजगार के लिए अपने क्षेत्र से पलायन करके मुंबई है, दक्षिण के राज्य है, गुजरात है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश वगैरह क्षेत्रों में पलायन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बिहार में रोजगार की कंडीशन, मतलब रोजगार लोगों को मिलना मुश्किल है। ऐसे में लोग वहां से रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। तो रोजगार आर्थिक कारण हुआ, क्योंकि रोजगार के लिए वो दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो रोजगार
या फिर आजीविका के लिए लोग गांवों से शहरों में जाते हुए दिखते। अपने गांव से भी आप आसपास नोटिस करोगे कि लोग रोजगार के लिए, आजीविका के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। तो ये आर्थिक कारण हुआ, क्योंकि जो रोजगार की चाह है ना, वो लोगों को आकर्षित करती है। जहां पर रोजगार की दशा अच्छी होती है वहां पर लोग आकर्षित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका अमेरिका भारत के बहुत सारे आईआईटियंस को आकर्षित करता है, क्योंकि वहां पर ऐसा इन्वायरमेंट है कि लोगों को अच्छे स्किल्स, अच्छे पैसे, मतलब कि अपने स्किल का बेहतर पैसा मिलेगा, बहुत अच्छी स्किल का इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो लोग अमेरिका की तरफ रोजगार के लिए आकर्षित होते हैं। अब अमेरिकी सरकार ने टैरिफ बढ़ाकर और H1B वीजा की स्थिति को कठोर करके इन स्थिति को विपरीत करने की कोशिश की, लेकिन लोग रोजगार की चाह में उधर जाते दिखते हैं अपन को। तीसरा कारण देखते हैं सामाजिक फैक्टर। सामाजिक फैक्टर वो है कि लोग धार्मिक प्लेसों, विश्व के सघनतम बसे प्लेस में से माना जाता है। जैसे कि वाराणसी देखो, वाराणसी बहुत अधिक सघन बसा हुआ, वो भी एक धार्मिक प्लेस है। विश्व का जो मुस्लिम है, यहूदी है, ईसाई, सबके लिए धार्मिक माना जाता है। जेरूसलम, वो भी एक विकसित क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से सघनतम बसा हुआ क्षेत्र है। अब स्वास्थ्य और शिक्षा, लोग जहां पर शिक्षा की फैसिलिटी अच्छी होती है, जैसे कि आप भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली देखते हैं, जयपुर देखते हैं, ऐसी जगहों पर जाने प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वहां पर शिक्षा की फैसिलिटीज अच्छी है, तो वहां पर वो लोग जाएंगे। तो शिक्षा, अब बहुत सारे, दिल्ली में एक जगह जैसे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, तो यूपीएससी एस्पिरेंट के से भरा हुआ पड़ा है। तो वो डेंस इलाका है, तो क्यों, शिक्षा की बेहतर स्थिति उनको आकर्षित करती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति, मतलब स्वास्थ्य के लिए जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी वहां पर लोग जाएंगे। जैसे हमारे आसपास के गांवों में भी ऐसी स्थिति है कि लोग है ना, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपने गांवों को छोड़कर सिटियों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर ये सुविधाएं बेहतर है। तो वो चीजें लोगों को आकर्षित करती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि भारत में या फिर विश्व में भी ये ले लो, विश्व में जनसंख्या का वितरण किन कारणों से प्रभावित होता है। आगे चले तो देखते हैं। तीसरे पॉइंट पर बढ़े, तीसरा पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। क्या है? जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व ये वाला क्षेत्र है, ये जैसे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, इस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या कितनी है, उसको मानते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इतना क्षेत्र है और यहाँ पर है ना, इधर, तो आप क्या मानोगे, ये यार बहुत डेंस है, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, मतलब कि प्रति इकाई क्षेत्र में यहाँ पर बहुत अधिक लोग रह रहे। अब यही वाला एग्जांपल लो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बहुत दूर दूर जगह दिख रही है, तो आपको क्या लगेगा कि जो प्रति इकाई क्षेत्र है ना, मतलब कि जैसे इतना क्षेत्र, प्रति इकाई क्षेत्र, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए इतना क्षेत्र आ रहा है, तो प्रति इकाई क्षेत्र में जो जनसंख्या है ना, वो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम है। जनसंख्या का घनत्व का मतलब यही होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या कितनी रहती है। अब जो क्षेत्र डेंस बसे हुए होते हैं, जहां पर बहुत अधिक जनसंख्या रहती है, वहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली है, मुंबई है, वहां पर जनसंख्या का घनत्व राजस्थान की तुलना में अधिक है, क्योंकि वहां पर जो प्रति इकाई क्षेत्र है ना, वहां पर जनसंख्या लोगों की अधिक है। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, आपका एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर जो वर्ग, ये वाला एरिया और ये वाला, अब इसमें है ना, ये वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर 100 लोग रह रहे और इधर है ना 200 लोग रह रहे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर प्रति इकाई अधिक लोग रह रहे, यहाँ पर कम रह रहे, तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है, यहाँ पर कम है। समझ आया? भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति जनसंख्या प्रति
प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व, मतलब कि प्रति किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते। लेकिन ये जनसंख्या के मतलब क्षेत्र के हिसाब से डिफरेंस पाया जाता है, ये एज ए होल बताया है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जो जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में प्रति जो वर्ग किलोमीटर है वहां पर बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 1000 से ऊपर, मतलब कम से कम कुछ कुछ क्षेत्रों में तो 12,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में रह रहे हैं। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है अपन को। तो आई थिंक आपको जनसंख्या घनत्व समझ में आएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब इस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर समझना है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, ये आपके जनसंख्या घनत्व बताएगा। फिर अपन तुलना करेंगे कि जैसे दिल्ली और राजस्थान का करेंगे, तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व अधिक है क्योंकि वहां पर जो प्रति वर्ग किलोमीटर जो लोग रह रहे हुए तुलनात्मक रूप से राजस्थान से अधिक है। तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व अधिक माना जाएगा मुंबई से। समझ आया? आगे बढ़े तो आगे आएगा, अब जनसंख्या परिवर्तन के बारे में जानते हैं। चौथा पॉइंट इस चैप्टर का है कि जनसंख्या परिवर्तन का मतलब क्या होता है। परिवर्तन का मतलब आप एज्यूम करो, परिवर्तन का मतलब क्या होता है। परिवर्तन तो आप सब में महसूस करते हो कि कल आप कितने थे आज कितने हो गए, कल कितने साल के थे आज कितने साल के हो गए, ये डिफरेंस तो सब देखते। परिवर्तन का मतलब तो चेंजेस है, चेंज कितना हो रहा है। तो जनसंख्या में परिवर्तन का मतलब है कि एक निश्चित अवधि में, कोई भी अवधि कुछ भी ले लो, जैसे साल ले लिया, एक साल में जैसे ये क्षेत्र है, जैसे अपन ने भारत का एग्जांपल लिया, भारत की जनसंख्या परिवर्तन को निकालना, तो आप देखेंगे मैप, यार मैप को मत रिकॉग्नाइज करना, मतलब बहुत गंदा है, बट फॉर एग्जाम्पल ये भारत है अपना, ये अपना भारत है। अब भारत में जनसंख्या परिवर्तन को मापना है तो आप देखोगे कि अभी 2025 चल रहा है, कि अब क्या चल रहा है, सितंबर 2025 चल रहा है। तो आप देखोगे अब अपन को पिछले साल सितंबर 2024 की तुलना में निकालना है, तो अपन क्या देखेंगे कि सितंबर 2024 की तुलना में 2025 तक में जनसंख्या में कितना चेंज आया, वो कितनी घटी या कितनी बढ़ी। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ जाती है, किसमें घट जाती है। तो 2024 की तुलना में 2025 में जनसंख्या में कितना चेंज, मतलब कितनी बढ़ी कितनी घटी, इसी को जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। किसी समय क्षेत्र में, मतलब किसी क्षेत्र या देश में एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में कितना चेंज आया, वो कितनी बढ़ी या कितनी घटी, उसी को बोलते हैं जनसंख्या परिवर्तन। समझ में आया? अब जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या हो। अब जनसंख्या परिवर्तन तो जान लिया, तो जनसंख्या परिवर्तन के कारणों को जानना भी आवश्यक है। तो जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है कि किस कारण से होती है, या तो फिर अब आपने बोला कि ना यहां से यहां तक जनसंख्या में चेंज आया, चेंज किस प्रकार से आया, या तो जनसंख्या वृद्धि हो गई या जनसंख्या घट गई। अब जनसंख्या वृद्धि और घटेगी कैसे, जन्म दर अधिक हो, मतलब कि जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब जनसंख्या में वृद्धि को किससे नापेंगे, जन्म दर से। जन्म दर को किससे नापेंगे कि 1000 व्यक्ति में जन्म लेने वालों की संख्या, उसको जन्म दर कहते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि कैसे होगी, अगर जन्म दर इज ग्रेटर देन मृत्यु दर, मतलब कि आपका क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र अपन मान के चलते कि ये क्षेत्र है, अपना क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कैसे होगी, अगर जन्म दर, मतलब कि यहाँ पर जो जन्म लेने वाले हैं वो अधिक हो मरने वालों की तुलना में, मतलब कि मृत्यु दर की तुलना में जन्म लेने वालों की संख्या अधिक हो, तो इस क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि होगी। दूसरा है जनसंख्या में कमी हो जाए। जनसंख्या में कमी कैसे होगी, अगर जन्म दर कम हो मृत्यु से, मतलब कि इस क्षेत्र में मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों की संख्या की तुलना में अधिक हो, मतलब कि जनसंख्या की इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मौत अधिक हो रही है जन्म लेने की तुलना में। उसके रीजंस बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं कि स्वास्थ्य फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी रीजंस हो सकते, कोई आपदा आ गई,
तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जनसंख्या परिवर्तन को मापने के दो महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है या फिर कम हो रही है। कैसे? अगर जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या वृद्धि होगी, और मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या कम होगी। स्टेबल है तो मृत्यु दर इज इक्वल टू जन्म दर। समझ आई? तो ये है जनसंख्या में परिवर्तन के किस प्रकार परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन के लिए जिम्मेदार किस प्रकार के, भाई जनसंख्या में परिवर्तन किन कारणों से होता है। अब अपन ने ये पढ़ लिया कि जनसंख्या में या तो वृद्धि होगी या कम होगी या फिर स्थिर रहेगी। अब कारण भी जान लेते हैं। कारण वही है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 कारण है जनसंख्या परिवर्तन के। तो अपन कारण जान लेते, आगे बढ़े तो जनसंख्या परिवर्तन के कारण। परिवर्तन के कारणों में सबसे पहले आती है जन्म दर। जन्म दर का मतलब होता है कि बच्चों के जन्म की संख्या प्रति 1000 लोग में कितने बच्चों का जन्म हुआ, मतलब कि 1000 में कितने बच्चों का जन्म हुआ, ये जन्म दर। अब मैंने बताया कि ना, जन्म दर परिवर्तन का कारण कैसे कि अगर जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो जन्म दर एक कारण हुआ। दूसरा हुआ मृत्यु, मतलब कि 1000 लोगों में मरने वालों की संख्या के आधार पर जन्म दर का निर्धारण किया जाता है। अगर मृत्यु दर अधिक होती है जन्म दर की तुलना में तो जनसंख्या गिरेगी। तो परिवर्तन का कारण हो गया कि मृत्यु दर अगर अधिक है तो जनसंख्या गिरेगी, तो ये परिवर्तन का। तीसरा एक रीजन है प्रवास। क्या रीजन है? प्रवास। अब प्रवास का मतलब होता है कि लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो हुआ माइग्रेशन। अब क्या होगा, जिस जगह से लोग जा रहे हैं वहां पर जनसंख्या कम होगी, और जिस जगह पर लोग आ रहे हैं वहां पर जनसंख्या कम होगी। फॉर एग्जाम्पल बिहार। अब बिहार से लोग जा रहे हैं तो दिल्ली में जा रहे हैं, तो दिल्ली में ऑब्वियसली जनसंख्या बढ़ जाएगी इस बाहरी लोगों की वजह से, और यहाँ पर कम हो जाएगी क्योंकि बिहार से तो लोग जा रहे हैं और दिल्ली में आ रहे हैं। तो जनसंख्या का परिवर्तन का एक रीजन होता है प्रवास। अब जिस जगह पर आ रहे हैं उनको बोला जाएगा आप्रवासी, मतलब कि जो जहां पहुंच रहे हैं वो आप्रवासी, और जहां से जा रहे हैं उसको उत्प्रवास वाली जगह बोला जाएगा, मतलब कि जहां से माइग्रेशन हो रहा है और जहां पर आ रहे हैं वहां पर आ रहे हैं उसको आप्रवास, और जहां से जा रहे हैं उसको उत्प्रवास कहा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन के कारण अपन ने, अब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा तो अपन रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, मानव संसाधन क्या होता है। मानव अपने आप में एक संसाधन है, तो अपन ने जाना कि मानव संसाधन क्या होता है और अपने लिए कैसे महत्वपूर्ण है। अब दूसरा अपन ने जाना कि जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण के बारे में जाना कि विश्व में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत अधिक है, वहीं कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या कम है। इसके रीजंस के बारे में भी जाना कि बहुत सारे रीजंस है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, फिर वो भौगोलिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो। इन सब के बारे में जानने के बाद अपन ने जाना जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या के में परिवर्तन का मतलब होता है कि एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित टाइम पीरियड होना चाहिए, उसमें जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया। अब जनसंख्या में परिवर्तन में क्या हो सकता है, या तो जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, या कमी हो सकती है, या फिर जनसंख्या स्थिर रह सकती है। ये 3 चीज बताई। अब क्यों बढ़ेगी, क्यों घटेगी और क्यों स्टेबल रहेगी, तो उसके रीजंस भी है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, अगर जन्म दर कम होगी तो जनसंख्या घटेगी। प्रवास भी एक रीजन है जनसंख्या परिवर्तन का। अगर जिन क्षेत्रों में प्रवासी अधिक आते हैं तो वहां पर जनसंख्या में वृद्धि होगी। जिन क्षेत्रों में प्रवासी मतलब जा रहे हैं, जिन क्षेत्रों से, वहां पर लोगों की संख्या कम होगी। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 रीजंस के बारे में अपन ने पढ़ा। आगे बढ़े तो आगे अपन देखेंगे जनसंख्या के संगठन के बारे में। अब जनसंख्या संगठन का मतलब क्या होता है, आगे वाले पॉइंट्स मैंने बहुत आसान भाषा में समझाए। आप 1-2 बार पहले फुल स्पीड पर 1-2 बार देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है। क्लास 12th में भी ये कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं और क्लास आई थिंक
10th में तो नहीं है, 12th में दे रखे हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इन चीजों का मतलब क्या है। अब जनसंख्या का संगठन की बात करें तो जनसंख्या का संगठन अपन जैसे कि ये अपना इंडिया है, एग्जाम्पल से क्या है कि चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। अब ये अपना इंडिया है, अब इंडिया में लोग तो रहते हैं, डेंस इलाका है, तो इंडिया में रहने वाले लोगों का अपन किस प्रकार से उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अलग करने का मतलब कि इन लोगों में एक दूसरे से डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि भाई ये अलग है, ये अलग है, मतलब कि मैं क्वालिटीज एज ए गुण की बात नहीं कर रही हूँ। अपन जैसे कि किन किन आधारों पर अपन उनको बांट सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि लड़का लड़की, मतलब कि सेक्स के आधार पर बांट सकते हैं, शिक्षा के आधार पर बांट सकते हैं, व्यवसाय के आधार पर बांट सकते हैं, आयु के आधार पर बांट सकते कि नहीं, मतलब कि भारत में सारे लोग एक जैसी आयु के नहीं है, बहुत अलग अलग आयु के लोग रहते हैं, तो आयु के आधार पर बांट सकते हैं। मतलब कि जनसंख्या का संगठन का मतलब होता है एक क्षेत्र में रहने वाली, कोई भी क्षेत्र हो, किस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को अपन किन किन आधारों पर बांट सकते हैं। वो आधार लिंग भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। आयु भी हो सकता है कि विभिन्न आयु वर्ग में कितने कितने लोग हैं। व्यवसाय हो सकता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग प्राथमिक गतिविधियों में अधिक लगे हुए, द्वितीय गतिविधियों में अधिक लगे हुए, या फिर तृतीय गतिविधियों में अधिक लगे हुए। चौथा रीजन हो सकता है कि शिक्षा का स्तर, मतलब कि बहुत अधिक लोग स्किल्ड लोग रहते हैं, अनस्किल्ड है, अनप्रोफेशनल है, किस प्रकार के, मतलब कि इन आधारों पर भी बांट सकते हैं। अब अपन सबसे पहले है ना आयु के आधार पर अपने बांटते हैं। आयु के आधार पर बांटे अपन है ना भारत के संदर्भ में ही बात करेंगे, इसमें वैश्विक संदर्भ में है कि भाई आयु को अपन 3 आधारों पर बांटते। एक तो होता है 0 से 14, मतलब कि इस आयु वर्ग में कितने लोग हैं। फिर 14 से लेकर 55, मतलब कि 15 से लेकर 55 और 55 एंड अबोव। कुछ क्षेत्रों में 60 भी है, ठीक है। अब ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग, ये है बच्चों का वर्ग, मतलब कि किशोरों का, मतलब बच्चे और किशोर, और ये है वृद्ध जनसंख्या, ठीक है। ये वाली है युवा जनसंख्या। जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है, किशोर जनसंख्या, युवा मतलब कि बच्चे, युवा और वृद्ध। अब जो ये दोनों वर्ग होते हैं ना, मतलब कि बच्चों वाला वर्ग और वृद्धों वाला वर्ग, इसको आश्रित जनसंख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रित जनसंख्या। मतलब कि ये अपनी जीविका निर्वाह के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं, मतलब कि ये एक्टिव फेज में नहीं होते कि कोई आर्थिक गतिविधि ज्यादा, मतलब कि करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करते, लेकिन बहुत एक्टिवली नहीं कर पाते क्योंकि बहुत अधिक एज हो जाती है, और ये अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं अपनी शिक्षा, अपने खान पान के लिए। तो ये दोनों आश्रित जनसंख्या मान जाती है। तीसरा ये वाला वर्ग है ना, ये युवा जनसंख्या होती है। ये रियल में मानव संसाधन है जो देश की गति में वास्तविक भूमिका निभाते हैं। मैंने आपको आगे एक जनसंख्या लाभांश के बारे में बताया कि भारत अभी जनसंख्या लाभांश की स्थिति में। इसका मतलब है कि भारत में ये जनसंख्या का वर्ग बहुत बड़ा है जो भारत के विकास में योगदान दे सकता है। जनसंख्या लाभांश का मतलब ये होता है कि आश्रित जनसंख्या, ये वाला वर्ग और ये वाले वर्ग की तुलना में युवा जनसंख्या का परसेंटेज अधिक है। तो ये वाला चीज आयु के आधार पर ये जनसंख्या को बांटते कि किस क्षेत्रों में किस आयु के लोग अधिक रहते। दूसरा चीज हो सकता है कि लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर मतलब कि एक क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं। इसके लिए एक चीज होती है जो लिंग अनुपात होता है ना, लिंग अनुपात निकाला जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। कुछ क्षेत्रों में ये भी निकाला जाता है कि मतलब कि भारत में इस आधार पर निकाला जाता है कि कितने 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ये लिंग अनुपात के लिए। वही विश्व के बहुत सारे देशों में ये निकाला जाता है कि 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं।
भारत में ये निकाला, ये मुख्यतः लिंगानुपात है कि कितनी महिलाएं और कितने पुरुष है। तो ये भी जनसंख्या संगठन को मानने का एक तरीका है। शिक्षा मतलब कि लोगों में प्राथमिक शिक्षा का स्तर क्या है, मतलब कि कितने लोग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, कितने सेकेंडरी प्राप्त कर सकते हैं चुके हैं, और कितने मतलब कि हायर लेवल की स्किल्ड लोग बहुत ज्यादा है। तो ये तीसरा है। चौथा है व्यवसाय के आधार पर भी लोगों को बांटा जाता है। व्यवसाय के आधार पर कैसे बांटा जाता है कि प्राथमिक गतिविधि, द्वितीय गतिविधि और तृतीय गतिविधि। प्राथमिक गतिविधि में आता है कृषि, द्वितीय में उद्योग, विनिर्माण उद्योग, और तीसरे में सेवा सेक्टर आता है। अब आपके देश की जनसंख्या के अधिकतर लोग, मतलब कि ज्यादातर लोग किस क्षेत्र में लगे हुए, जैसे कि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में 40% से अबोव जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर मतलब कि प्राथमिक सेक्टर में लगी हुई है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि आधारित है। वही अपन बड़े विकसित देशों की बात करें तो वहां पर अधिकतर जनसंख्या द्वितीय या तृतीय सेक्टर में लगी गई हुई है। तो उनको औद्योगिक अर्थव्यवस्था या फिर सेवा सेक्टर पर आधारित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। मतलब कि उस देश की जनसंख्या का अधिकतर पॉपुलेशन कौन से व्यवसाय में लगा हुआ है, ये निर्धारित करता है जनसंख्या संगठन का एक और आधार के रूप में। आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या की संगठन का मतलब होता है कि देश के किसी क्षेत्र में जनसंख्या को किन किन आधारों पर बांटा जा सकता है। तो ये समझे। अब ये इन आधारों के आधार पर भी एक जनसंख्या पिरामिड है। ये संगठन को नापने का ही तरीका है कि इसको है ना, मतलब एक ग्राफ का फॉर्म दिया जाता है कि उस देश या क्षेत्र में जनसंख्या को आयु और लिंग के आधार पर प्रदर्शित करने का एक ग्राफ है कि उस क्षेत्र में कौन सी आयु के वर्ग लोग अधिक है, कौन सी लिंग के लोग अधिक है, उसके आधार पर एक पिरामिड बनाया जाता है और फिर उस अर्थव्यवस्था या फिर उस समाज का स्तर पता किया जाता है। जैसे कि भारत का जो पिरामिड है ना वो कुछ इस प्रकार का बनता है कि वहां भारत में ये जो युवा जनसंख्या और बच्चों की जनसंख्या अधिक है, क्योंकि भारत में जन्म दर अधिक है मृत्यु दर की तुलना में। तो ये पिरामिड इस प्रकार से बनाया जाता है। विकसित देशों का पिरामिड कुछ इस प्रकार का ये मतलब कि वहां पर जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, तो मिडिल वाला पार्ट अपन को अधिक मतलब कि एज भी अधिक देखने को मिलती है, मतलब आयु वर्ग के लोग अधिक रहते हैं। तो ये जनसंख्या पिरामिड एक आरेख है। आपको ये ध्यान रखना कि ये आरेख है जिसके माध्यम से जनसंख्या को आयु और लिंग के आधार पर दिखाया जाता है। तो ये होता है जनसंख्या पिरामिड। तो आई थिंक जनसंख्या से संदर्भ में जो महत्वपूर्ण टर्म्स है वो मैंने बता दिए। इससे जनसंख्या के रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें कि कौन से टाइम में जनसंख्या की वृद्धि अधिक थी, भारत के संदर्भ में कौन कौन से फैक्टर्स है जो जनसंख्या की वृद्धि के पीछे जिम्मेदार थे। जनसंख्या के रिलेटेड बहुत सारी जो थ्योरीज है वो भी दे रखी है। अपन इस चैप्टर में इतना ही जानेंगे। आगे जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं इनको रिवीजन करवाते हुए मतलब कि आगे वाली क्लासों में आएगा, और फिर जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स ऐड होंगी वो बताऊंगी। लिंगानुपात के बारे में आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या संगठन के बारे में, जनसंख्या परिवर्तन के बारे में। अभी इतना ही जानते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर। तो आई थिंक अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आप अगर 1 से 2 बार देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहे इस चैनल से। धन्यवाद।